हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संतोष कुमार और आज हम देखने वाले हैं अपने 12th क्लास के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को, जो कि है हमारा जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, बेसिकली ये हमारा पार्ट 12 रहने वाला है और इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि आखिर निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके द्वारा कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है निषेचन, तो बेसिकली निषेचन क्या होता है ना, हम लोगों ने देख रखा है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन होता है और उससे युग्मनज का निर्माण होता है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हम लोग कहते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। ओके, तो वो कोई भी फर्टिलाइजेशन, वो पादपों में फर्टिलाइजेशन हो सकता है या फिर जीवों में हो सकता है। पादप में बेसिकली फर्टिलाइजेशन परागण के द्वारा होता है। ओके, और जो मनुष्यों में निषेचन होता है वो निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें देखिए यही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि लैंगिक जनन में निषेचन सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक घटना होती है। ठीक है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक का मिलन होता है, जिससे युग्मक संलयन कहते हैं। ओके, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं। अब वो परागकण के पौधों में यदि आप देखिए तो परागकण और भ्रूण हो सकता है, अंडाशय हो सकता है, या फिर आप यदि जीवों में, जंतुओं में देखें तो वो आपका शुक्राणु और अंडाणु हो सकता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे उन दोनों के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग युग्मक संलयन कहते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया का परिमाण, इस प्रक्रिया का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित जो युग्मनज होता है उसका निर्माण होता है। हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में देख रखा है कि जो एक युग्मक होता है अगुणित होता है, एक गुणित होता है, और जब दोनों युग्मनज एक साथ मिल जाते हैं, दोनों युग्मक एक साथ मिल जाते हैं तो युग्मनज का निर्माण करते हैं और बेसिकली वो हमारा क्या होता है, द्विगुणित होते हैं। ठीक है, और इससे क्या होते हैं, एक नए जीव का निर्माण, मतलब नए जीव का जो जीवन होता है वो प्रारंभ हो जाता है और ये प्रारंभ होने का एक पहला चरण है। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप होता है नए जीव के निर्माण में और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, निषेचन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जो निषेचन होता है ना, आप निषेचन को बेसिकली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को आप कह सकते हैं बाह्य निषेचन और दूसरे को कहते हैं आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो देखिए बाह्य निषेचन क्या होता है ना, तो कुछ जलीय जीवों में जैसे कि शैवाल हो गए या फिर मछली हो गए या मेंढक होते हैं, इन लोगों में जो युग्मक होता है वो बाहरी माध्यम यानी कि वो जल हो सकता है या फिर कोई अन्य माध्यम हो सकता है, वहां पर होता है। यानी कि आप देखेंगे मेंढक वगैरह में देखेंगे या फिर मछली वगैरह में देखेंगे तो मेंढक लोग क्या करते हैं, जल में अपना लार्वा छोड़ देते हैं। ठीक है, मछली वो जो मेंढक में जो नर मादा मेंढक होती है वो क्या करती है, जल में अपने जो अंडाशय होती है वो छोड़ देती है, और जो नर युग्मक होते, जो नर मेंढक होते हैं वो अपने शुक्राणु छोड़ दिया करते हैं और जल में ही क्या होते हैं, उन दोनों का निषेचन हो जाता है और जल में अंडों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से तो ये तो सारी चीजें आप देखेंगे तो सब शरीर के बाहर हो रही हैं। ओके, एक माध्यम में हो रही है, वो जल हो सकता है या फिर अन्य माध्यम भी हो सकते हैं। तो ये एक शरीर से बाहर चीजें हो रही हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आंतरिक निषेचन में क्या होता है ना, तो इसमें होता है कि अधिकतर जो स्थलीय जीव होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि फंजाई हो गए, सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, जिसमें हम लोग भी आते हैं। ओके, और कुछ उच्च प्रकार के जितने भी श्रेणी और पादप होते हैं ये इसी कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों में क्या होता है, युग्मक संलयन शरीर के भीतर, शरीर के जो अंदर होता है वो होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें आपके फंजाई, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी या अन्य प्रकार के जो उच्च कोटि के पादप होते हैं वो लोग भी इसमें आते हैं। इन लोगों में क्या होता है ना, इन लोगों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर होती है। हम लोगों ने परागण में देख रखा था कि परागण में क्या होता है, तो वर्तिकाग्र से तो हम लोगों ने देख रहा था कि वर्तिकाग्र से होते हुए रास्ते का निर्माण करते हैं और यहाँ पे भ्रूण पर आकर वो मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये शरीर के अंदर ही ना हो रहा है, ये एक पुष्प के अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की चीजों को भी हम क्या कह सकते हैं, आंतरिक निषेचन कह सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को आंतरिक और बाह्य निषेचन समझ में आया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि जो हमारा युग्मक संलयन होता है, युग्मक संलयन होता है उसका निषेचन से क्या लेना देना है। तो देखिए, तो युग्मक संलयन में क्या होता है कि यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और नई युग्मनज बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे युग्मक संलयन होता है उसमें यही ना होता है कि दो प्रकार के युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं और इसी प्रक्रिया को तो हम लोग निषेचन कहते हैं।
ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब हम लोग देखना है कि यदि क्या होगा, अभी तो निषेचन में नर युग्मक और मादा युग्मक मिल रहे हैं, क्या होगा यदि किसी जीव में निषेचन नहीं होगा तो। ओके, तो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिन लोगों में निषेचन के बगैर ही जनन की प्रक्रिया होती है, तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि निषेचन के बिना जो जनन की प्रक्रिया होती है उसके बारे में, कि कुछ जीवों में जैसे कि रोटीफर्स या फिर मधुमक्खियां होती हैं, और कुछ छिपकलियां तथा पक्षियों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भी नए जीव में विकसित हो सकता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जैसे लाइक मधुमक्खियां हो गया, फिर रोटीफर्स हो गया, फिर छिपकली हो गई, पक्षियां हो गई, जो कि बिना निषेचन के ही क्या करते हैं, बिना निषेचन के ही अपने नए प्रकार के जीव का निर्माण कर सकते हैं, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। तो मेक श्योर यदि अनिषेक जनन आपसे कभी भी एग्जाम में पूछेगा या फिर अनिषेक जनन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी, तो बेसिकली और क्या होता है, वो वही होता है कि निषेचन के बिना जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। समझ में आया? और यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है ना कि इसके द्वारा भी, देखिए ध्यान से आप यदि वर्ड को देखेंगे तो मादा युग्मक बिना निषेचन के भी नए जीवों का निर्माण नए जीवों में विकसित हो सकते हैं। यानी कि बेसिकली इन लोगों में संलयन होता है, इन लोगों में युग्मनज का निर्माण होता है, निषेचन होता है, लेकिन इन केस यदि निषेचन नहीं भी होता है तो बहुत सारे केसेस में वहां पे जीवों का निर्माण भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर निषेचन के द्वारा ही होता है। आपको ये क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए आइए देखते हैं अगला टॉपिक को। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आखिर जो बीजीय पादप होते हैं, जिन लोगों में बीज का निर्माण होता है, वैसे पादप जिन लोगों में बीज का निर्माण होता है, उनमें निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में कि बीजीय पादपों में पराग नली के माध्यम से नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचते हैं और निषेचन होता है। यहाँ पे हम लोगों ने देख रखा है, पहले भी हम लोग देख रखा था कि बीजीय पादप जितने भी जीवों में, जितने भी पादपों में बीज का निर्माण होता है, उन लोगों में क्या होता है, पराग नली की सहायता से, पराग नली की सहायता से वो जहाँ पे ऐसे भ्रूण का जहाँ पे वो होता है वहाँ पे वो क्या होते हैं, चले जाते हैं, और यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं उनसे वो लोग निषेचित कर लेते हैं, जनन कोशिका। ठीक है, और नए बीज का निर्माण करती है। तो इसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, परागण की प्रक्रिया होती है। और परागण की प्रक्रिया हम लोग पहले भी देख चुके थे कि उसमें क्या होता है, परागकण प्रक्रिया में, परागण प्रक्रिया में क्या होता है, परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, सबसे पहले ये होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पराग नली में पराग नली का निर्माण होता है। परागकण जो मैंने ऐसे बता रखा था, यहाँ पर वो पहले एक नली का निर्माण करते हैं और रास्ते के थ्रू इससे जाते हैं। तो वहीं यहाँ पे लिखा है कि वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण अंकुरित होता है, और मैंने वहाँ पे बता रखा था कि वहाँ पर जो आपके सबसे ऊपर टॉप पे जो वर्तिकाग्र होता है, वहाँ पर एक जलीय माध्यम होता है, एक लिक्विड माध्यम होता है। ओके, द्रव एक रहता है, जिसमें क्या होता है कि वो जब परागकण वहाँ पे जाता है तो वो अंकुरित हो जाता है। अंकुरित यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि उसमें से एक बीज टाइप से वो हो जाता है, और अंकुरित होकर वो क्या करता है कि पराग नली का निर्माण करता है और एक रास्ते का निर्माण करता है, जिसे हम लोग पराग नली कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो जाकर निषेचन करता है, तो इसीलिए हम लोग को आगे पढ़ना है कि वो आगे चलकर क्या होता है, निषेचित कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है कि पराग नली अंडाशय तक पहुंचती है और अंडाणु के साथ मिलकर निषेचन करते हैं। यानी कि जो परागकण होता है, पराग नली की सहायता से अंडाणु तक पहुंचती है, अंडाणु तक पहुंचकर वहां पर क्या करती है, निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण करती है। ओके, आई गेस आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। आज का जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला वो ये है कि चलिए ठीक है, पादपों में देख लिए, अब जीवों में जो जनन की प्रक्रिया होती है, जीवों में या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जंतुओं में, जो जंतुओं में आपकी निषेचन की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। तो उसमें भी आप लोगों को बेसिकली पता है कि यहाँ पर क्या होता है, जो आपका अंडाणु होता है, अंडाणु के अंदर शुक्राणु क्या होते हैं, निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु जो होते हैं अंडाणु के जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको तोड़कर वो अंडाणु के अंदर चले जाते हैं, और इन दोनों की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, संलयित हो जाती हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दोनों की कोशिकाएं मिल जाती हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन करते हैं। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है कि सबसे पहले क्या होता है, तो शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, यानी सबसे पहले इसमें निषेचन की प्रक्रिया में सबसे स्टेप पहला होता है कि वो क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नर युग्मक जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु तक पहुंचते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है, तो दूसरे स्टेप में शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि ये शुक्राणु जो होते हैं अंडाणु में प्रवेश कर जाते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुक्राणु अंडाणु की कोशिका झिल्ली को भेदता है और
अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, यानी कि जो ये कोशिका है, जो कोशिका है, अंडाणु जो है, इसकी जो सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली का, इसकी कोशिका झिल्ली कर सकते हैं, उसको भेदता है, इसको पार करता है और तब जाकर वो उसके कोशिकाओं से जुड़ जाता है। ठीक है, और लास्ट में वही लिखा हुआ है कि युग्मक संलयन। तो युग्मक संलयन में क्या होता है, शुक्राणुओं का केंद्रक अंडाणु के केंद्रक के साथ मिलकर एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर लेता है और लास्टली इसका केंद्रक इसके केंद्रक से, यानी अंडाणु का केंद्रक शुक्राणु केंद्रक से मिल जाता है और यहाँ पे एक भ्रूण का निर्माण होता है और यही भ्रूण आगे को चलकर नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला जो हमारा पॉइंट आने वाला टॉपिक वो ये है कि निषेचन के आखिर बाद क्या होता है। निषेचन के पहले तो सारी चीजें हो गई, ठीक है, कि निषेचन हो गया। अब निषेचन के बाद आखिर क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, तो इसके बाद ये होगा कि निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होना शुरू होते हैं। जो आपके युग्मनज होते हैं वो विभाजित होना शुरू होते हैं और एक भ्रूण में विकसित होता है। भ्रूण आगे विकसित होता है और अंततः एक नए जीव में बदल जाता है। यानी कि क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो भ्रूण का निर्माण करते हैं और जब ये भ्रूण धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं तो विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं आज के अपने अगले पॉइंट को। आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट रहने वाला वो ये है कि आखिर ये जो निषेचन हम लोग करा रहे हैं उसका महत्व क्या है, आखिर ये जो निषेचन हुआ है उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, देखिए तो इसका वैल्यू ये होता है कि निषेचन जो होता है आपकी लैंगिक जनन का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। यदि लैंगिक जनन में निषेचन नहीं होगा तो आपका निषेचन की प्रक्रिया पूर्णतः सफल नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो जीवन के प्रसार और विविधता के लिए आवश्यक होता है। और हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले से ही कि लैंगिक जनन जो हमारी होती है क्यों महत्वपूर्ण होती है, क्यों वैल्यूएबल होती है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है कि वो आगे को चलकर विविधता उत्पन्न करती है और नए नए जीवों का निर्माण करती है। ठीक, तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि यह प्रक्रिया नई पीढ़ियों को जन्म देती है और जीवों की आनुवांशिक विविधता को भी बनाए रखती है। यानी कि इसी के बदौलत क्या होता है, जो अलग अलग प्रकार के आपके जीव होते हैं वो बने रहते हैं और कहीं ना कहीं जो पुराने जीव होते हैं नए वाले जीव उनसे बेहतर होते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये सभी थे पॉइंट्स निषेचन से रिलेटेड। आइए इससे देखते हैं कि इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है इस टॉपिक से वो ये हो सकता है कि निषेचन से आप क्या समझते हैं। ओके, इसके प्रकारों की व्याख्या करें। तो हम लोगों ने पहले ही स्लाइड्स में देख रखा था कि जो हमारा निषेचन क्या होता है। ओके, निषेचन का डिफिनेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसके प्रकारों की व्याख्या करें तो हम लोगों ने आगे देखा कि निषेचन के प्रकार होते हैं बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। आप इसको इसमें आंसर में नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि युग्मक जो संलयन होता है और जो अनिश्चित जो जनन होता है उसकी व्याख्या करनी हम लोग, उसके बारे में लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जो युग्मक हमारा जनन होता है, जो हमारा युग्मक संलयन होता है और जो हमारा अनिश्चित जनन होता है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से देख रखा है। तो आप इसको आंसर में ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला वो ये है कि बीजीय पादपों एवं जंतुओं में निषेचन के बारे में लिखिए। यानी कि बीजीय पादप में आप शॉर्ट में समझाइए कि बीजीय पादप में और जो हमारे जंतु होते हैं उन लोगों में निषेचन की प्रक्रिया किस किस प्रकार से होती है। तो यदि आप शॉर्ट में इसको आप आंसर देना चाहें तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ था कि बीजीय पादप में इस प्रकार से आपका निषेचन की प्रक्रिया होती है। इन सभी को आप आंसर में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम लोगों ने देखा था कि जंतुओं में भी किस प्रकार से पादप जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो पूर्ण होती है। ओके, चलिए तो ये सभी थे आज के टॉपिक। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ओके, इन सभी चीज़ों को आप कवर कीजिए और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं उनका प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी इसकी चाहत ना हो और आप क्लियरली उसका आंसर लिख पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।